नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो है भारत का संविधान। और अभी तक जितना भी मैंने बताया है, जो भी पार्ट 3 तक, और कैसे याद करना है, आज इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद पार्ट 4 शुरू करेंगे, डीपीएसपी। तो देखिए कैसे याद करना है और कैसे याद रहेगा, किस भाग में क्या है, उसका शीर्षक क्या है, कैसे याद रहेगा। अब देखिए, कोई भी भारत का संविधान जो है, कोई भी जो पार्ट 1 है, अब उसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं ये भी याद करना है हमको। तो कैसे याद करेंगे? बहुत ही सरलता से याद हो जाता है। आप एक दो बार वीडियो देखिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। और जितने भी मेरे वीडियो हैं उसको आप देखिए और सुनिए, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा पूरा वीडियो। जो तो देखिए, भाग 1, भाग 1 में क्या है और भाग 1 का शीर्षक क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? कोई भी संघ और राज्य क्षेत्र बन गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत राज्य कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। नए राज्य का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। इसके अनुच्छेद 1 to 4 हैं। अनुच्छेद 1 to 4 हैं। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या है, इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक नागरिकता है। अब नागरिकता को हम इसके अंतर्गत कितने, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं। अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो हैं, हमने जहाँ 4 छोड़ा था वहीं से 5 शुरू होगा। तो 5 से अब जो हमारा मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है हमारा, वो कहाँ से शुरू है? वो हमारा 13 से शुरू है। तो ये कहाँ ख़त्म होगा? 12 तक ख़त्म होगा। तो 5 से 12 तक है। अब 5 से 12 तक है, 5 से 11 तक है, ठीक है। 5 से 11 तक है, वो 12 से शुरू होगा, तो ये 5 से 11 तक है। तो 5 से 11 तक अब नागरिकता के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? नागरिकता के अंदर कौन नागरिक होगा? भारत का नागरिक कौन होगा? जो बाहर रहते हैं वो नागरिक हैं कि नहीं? उनको कितने दिन रहना चाहिए जब वो भारत का नागरिक है? जो पाकिस्तान में रहता है, वो पहले गए, जो वहाँ से आए, वो नागरिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? वो नागरिक हैं कि नहीं हैं? ये सब चीज़ें पार्ट 2 में दी गई हैं। अब पार्ट 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। जो अधिकार आपको दिए गए हैं राज्य द्वारा, जो अधिकार आपको दिए गए हैं राज्य द्वारा, वो हैं उसमें। अब इसमें क्या है, हमने कहाँ पर छोड़ा था उसको? 11 में छोड़ा था। और 12 से शुरू होगा ये। और 12 से कहाँ तक? 35 तक। तो हमको आज जो शुरू करना है वो 36 से शुरू करना है। 36 से शुरू करना है। अब मूल अधिकार, इसमें आपके अधिकार किस किस प्रकार के अधिकार हैं? जो भी आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, शिक्षा का अधिकार है, और भी कई प्रकार के अधिकार हैं, वो भी इसमें दिए गए हैं मूल अधिकार में। और इसके बाद आज जो हमको शुरू करना है ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब इसमें कितने आर्टिकल हैं? उसको हमने 35 पे छोड़ा था, तो ये 36 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 36 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? ये 51 तक जाएगा। अब 51 तक ये जाएगा। और 51A भाग 4A भी है। एक भाग 4 का भी है। भाग 4 का, जैसे भाग 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद भाग 4 है का है। और उसमें जो है दिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, जो आपके कर्तव्य हैं, आपको क्या कर्तव्य करने हैं, वो उसमें बताया गया है। तो आज हम लोग दोस्तों देखिए कितना सरल है, आपको मैंने बता दिया कितना सरल है।
आप याद कर लेंगे, बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा आपको, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और देखिए आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 36 से शुरू करेंगे और 40 तक हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है। और देखिए क्या है, 36 क्या है, परिभाषा है, या परिभाषा में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। परिभाषा में है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। जो आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो भाग 3 में आपको पता होगा। अब देखिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अब इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रतिनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। जो भी राज्य की नीति होगी, उसके निर्देशक तत्व जो आपको मैंने बताया कि याद करने का तरीका क्या है। कोई भी संघ और राज्य क्षेत्र, संघ हो गया, उसका राज्य क्षेत्र हो गया। अब उसके बाद क्या है, नागरिकता है, उसके नागरिकता के बाद क्या हो गया, उसके अधिकार होंगे, अधिकार के बाद क्या होंगे, उसके राज्य, जो राज्य है, जो संघ है, जो राज्य है, उसके नीति होंगी कुछ, नीति के बाद जो उसके ड्यूटीज़ होंगी, जो भी वहाँ के नागरिक होंगे उसके ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है उसके यहाँ तक याद करने का तरीका है, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 38 देखते हैं हम लोग। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, पहला क्या है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। ठीक है। भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, राज्य, जो राज्य है, दूसरा राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने के लिए, प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच। अब देखिए रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए, विभिन्न व्यवसाय, कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उसमें लगे हुए लोग जो होते हैं, समूहों के बीच प्रतिष्ठा, जो भी उनकी प्रतिष्ठा है, सुविधाओं और अवसरों के असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा राज्य, दूसरा जो है। अब देखिए 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अब देखिए राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, अब देखिए इसमें ABCDEF, देखिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या है, बी, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। फिर देखिए सी क्या है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।
ठीक है। अब देखिए डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये नहीं है कि कहीं पर दोनों स्त्री और पुरुष किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। समान कार्य होगा तो समान वेतन ही मिलना चाहिए, ये चीज़ तो ठीक है। ई, डी तक हो गया था। ई, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो कि कोई जो कार्य कोई कर नहीं सकता उसको भी वो कार्य कराया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो, मैंने पहले आपको बताया। अब देखिए चा क्या बोलता है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अब देखिए 39 ए क्या कहता है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसमें एक एक नंबर के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं डीपीएसपी से। देखिए 39 ए क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की करेगा। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके साथ कोई कृत्य हो गया या उसने कोई कृत्य किया है, कोई भी ऐसा कृत्य जो उसने नहीं किया है, वो उस जगह फंस गया है, तो कोर्ट क्या बोलती है? अगर वहाँ पर केस गया तो वहाँ कोर्ट क्या बोलती है? अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसको विधिक सहायता कौन देता है? विधिक सहायता के लिए कोर्ट क्या कहता है? उसको देता है कि नहीं देता विधिक सहायता के लिए? जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं वो उसका केस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। सहायता के लिए जो जिनकी आर्थिक स्थिति और जो ऑर्डर पे होता है, ठीक है। तो अब देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन जो है आर्टिकल 40 में है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। देखिए ये ऐसा पार्ट है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में कि जैसे आप आर्टिकल 40 ही देख लीजिए, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में होता है, ये सवाल आ सकता है। आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का से पृथक्करण, ये सवाल आ सकता है। और भी कई सवाल हैं इसमें बन सकते हैं। इसमें आपके नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है, तो अगर आपको पता है कि 44 में है तो आप तुरंत टिक लगा देंगे। 4 ऑप्शन आते हैं उसमें आप तुरंत टिक लगा देंगे। और जैसे आता है कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है ये पूछ लेता है, या फिर किस भाग में है ये पूछ लेता है, तो भाग आप तुरंत बोल देंगे कि आप लिख देंगे, उसमें टिक लगा देंगे कि चौथा है। और अगर ये आ गया कि किस अनुच्छेद में है तो आप टिक लगा देंगे 48 में है। इसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका 50 है, आर्टिकल 50। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 40 तक कवर किया है और अगले वीडियो में हम 41 से शुरू करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको मैंने बहुत ही सरलता से बताया है कि याद कैसे किया जाता है। और देखिए इसमें अभी तक जितने भी पार्ट 4 ऑफ
पार्ट 4A, यहाँ तक मैंने अभी तक पार्ट 4 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और पार्ट 4A तक मैंने बता दिया कैसे याद करना है, बहुत सरल याद है करना है। तो दोस्तों, आपको अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे, और आप इस इस तरह की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।